नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे कक्षा 12वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का पहला अध्याय। अध्याय का नाम है विविध माध्यमों के लिए लेखन। इसमें मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, प्रिंट माध्यम हम कर चुके हैं। आज मैं कराऊंगी विविध माध्यमों के लिए लेखन में रेडियो और टेलीविजन के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम रेडियो के बारे में जान करते हैं। रेडियो माध्यम है, ये भी हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। तो आइए शुरू करते हैं रेडियो माध्यम के बारे में जानकारी हासिल करना। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम रेडियो माध्यम। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, पाठ का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। प्रिंट माध्यम मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, उसी का विविध माध्यम कौन कौन से बताए थे। मैंने पहले बताया था आपको प्रिंट माध्यम, दूसरा रेडियो, टेलीविजन और चौथा था इंटरनेट। आज हम रेडियो और टेलीविजन दोनों करेंगे। तो पहले हम करते हैं रेडियो माध्यम के बारे में। जो रेडियो माध्यम है ये एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माने सुनना, ये सुनने का माध्यम है। इसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। जिस तरह प्रिंट माध्यम में छपी हुई सामग्री होती थी उसको हम पढ़ते थे, इसी प्रकार जो रेडियो माध्यम है ये श्रव्य माध्यम है, इसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। इसलिए रेडियो माध्यम को हम श्रव्य माध्यम कहते हैं। रेडियो में ध्वनि, स्वर और शब्द, इन सब के मेल से समाचार बनाया जाता है और वो सब तक संचारित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो और टेलीविजन ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है और टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है, उसमें दृश्य जुड़ जाते हैं। तो रेडियो माध्यम सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है मुद्रित माध्यम के बाद। इसको सभी वर्ग के लोग सुनते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि प्रिंट माध्यम सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए था, उसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। अनपढ़ लोगों के लिए उसका कोई अर्थ ही नहीं था। जो पढ़ नहीं पाएंगे वो प्रिंट माध्यम का फायदा नहीं ले सकते। लेकिन जो रेडियो माध्यम है ये सभी वर्ग के लिए, शिक्षित है, अशिक्षित है, कम पढ़े लिखे हैं, बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी वर्ग के हैं, सभी लोग रेडियो को तो सुनते ही सुनते हैं। इसलिए जो रेडियो के समाचार होते हैं इनके लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार प्रिंट माध्यम को हम बड़े आराम से तसल्ली बख्श बैठकर पढ़ते हैं, रेडियो माध्यम के लिए वो समय हमारे पास नहीं होता कि हम एक स्थान पर बैठकर उसको सुन रहे हैं। ये एक श्रव्य माध्यम है, इसको हम सुन रहे हैं। हम काम कर रहे हैं तब भी रेडियो चल रहे हैं, काम करते करते सुन रहे हैं। गाड़ियों में भी गाड़ी चला रहे हैं, साथ के साथ रेडियो चल रहा है, वो सुन रहे हैं। तो इस प्रकार जो इसके समाचार लेखन की है वो विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि इस प्रकार लिखा जाए कि जो इसके श्रोता हैं वो उनको अच्छे से समझ पाए। मैंने बताया था कि प्रिंट माध्यम में तो हम जब मर्जी देख सकते हैं। आज हमारे पास समय है तो हम बैठ के हमने पढ़ लिया, देख लिया। लेकिन श्रव्य माध्यम यानी कि रेडियो के लिए ऐसा नहीं है। इसके लिए तो एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय पर ही बुलेटिन आएगा, प्रसारण होगा उसका। हमको तभी उस समय का ध्यान भी रखना पड़ेगा, उसी समय पर हमें उसे सुनना है। अगर हम मान लो भूल जाते हैं या हम उसको टीवी को चलाना, रेडियो को नहीं ऑन कर पाते हैं तो वो हमारा निकल जाएगा, हम उसको नहीं सुन पाएंगे। अगर हमारा कुछ छूट गया तो मतलब वो तो छूट गया, उसको तो फिर हम अगले ही जो बुलेटिन का प्रसारण होगा तभी सुन पाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि जो मुद्रित माध्यम में तो हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसे नहीं पढ़ते, हम अपनी जो रुचि का है उसको पढ़ते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो पूरा ही प्रसारण सुनना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक। चाहे उसमें हमारे बीच में बिना रुचि के भी आ जाएंगे तो भी हमको वो जारी रखना पड़ेगा। तो ये सारी इसके अंदर रेडियो माध्यम के अंदर है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि रेडियो का जो समाचार लेखन है उसको लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूंगी। इसकी कई लैंग्वेज हो सकती है। पहला तो ये हो सकता है रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें, मुख्य बातें क्या है कि हमें समाचार लेखन लिखना वो किस प्रकार लिखना चाहिए। या फिर आपके पास प्रश्न आ सकता है रेडियो समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए, तो भी यही उत्तर देना, आपको वही बताना है।
या फिर आपके पास प्रश्न आ सकता है रेडियो समाचार लेखन करते वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बात लैंग्वेज घुमा दी गई है, भाषा बदल दी गई है, लेकिन उत्तर वही है, पूछा वही गया है कि रेडियो समाचार लेखन के समय हमें कैसे लिखना चाहिए। या फिर ये आ सकता है कि रेडियो समाचार लेखन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 4 तरह से प्रश्न आ सकता है, लेकिन उत्तर आपका वही है। ये मैं हमेशा समझाती हूँ बच्चों को कि आपको भाषा के फेर में नहीं पढ़ना है। आप प्रश्न को ध्यान से सुने, उसको समझे, प्रश्न कह क्या रहा है, वो क्या जानना चाह रहा है। आप ये देखिए 4 प्रश्न बन रहे हैं और चारों का उत्तर एक ही बन रहा है, तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। यही तो है एक तरीका अभिव्यक्ति और माध्यम में कि हमें ये समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। उत्तर तो हमें आता है, हमें जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा भाषा का फेर आ गया है, तो हमें भी अपनी भाषा को उसी तरह घुमा लेनी चाहिए। विशेषताएं पूछते हैं तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, उसकी विशेषताएं के आधार पर बताइए। सावधानियों की बात आ रही है तो सावधानियों के उसको शुरुआत कर दीजिए। तो इस प्रकार हमारे ये 4 प्रश्न बन सकते हैं और उत्तर वही है। ये तो हमारा महत्व हो गया। रेडियो माध्यम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये इसका क्या महत्व है, वो मैंने आपको अभी समझाया है, वो हो सकता है। तो अब हम करते हैं रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें आप कह सकते हो, विशेषताएं कह सकते हो, ये इनको लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इन चारों ही प्रश्न का एक उत्तर बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और 1 नंबर का भी प्रश्न बनता है। जो रेडियो समाचार है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। आजकल लगभग 90% समाचार तो सारे ही उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, कहानियां भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली आपको मैं बताऊंगी, ये उल्टी, जिस तरह ये शंकु उल्टा है ना, तो ये उल्टा पिरामिड शैली बोले। इसकी जो पहला है वो इंट्रो बोलते हैं हम इसको। इंट्रो यानी कि मुखड़ा, जो बीच में होगा वो बॉडी बोलते हैं हम उसको, बॉडी, उसका विस्तार, और अंत होता है समापन। तीसरा समापन हो गया हमारा। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, जो इंट्रो यानी जो मुखड़ा होता है वही मुख्य तत्व होता है समाचार। शुरू की 2 पंक्तियों में ही समाचार का हमें पता लग जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। बीच में तो उसके बारे में बताना ही है, आगे क्या हुआ, और समापन तो लगभग समाप्ति हो गया। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि आप किसी भी घटना के बारे में बता रहे हैं कि उस फैक्ट्री में आग लगी, सीधा बता दिया 2 पंक्ति में, और उसके बाद बता रहे इतने घायल हो गए, इतने हो गए, उनको अस्पताल में ले गए, वो बॉडी में आ गया। और समापन तो है ही नहीं, लगभग खत्म नहीं होता है, समापन करने की जरूरत ही नहीं होती। जो कुछ बातें हैं वो इंट्रो में ही आ जाती है। तो समाचार कौन सी शैली में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली। समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं समाचार लेखन की। जो रेडियो समाचार लेखन है उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जो रेडियो पर समाचार, चाहे तो वाचक है या वाचिका है, कोई भी है, ये एक रेखीय उसमें होता है, एक ही उसमें हमको बोलना होता है। उसमें इतना समय नहीं होता कि कोई गलती का सुधार कर लिया जाए, या कोई ऐसा अस्पष्ट शब्द नहीं होना चाहिए कि वो श्रोता सही से समझ नहीं पाए। तो जो समाचार वाचक या समाचार वाचिका है, उसके पास जो समाचार लिख के दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, वो कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी और टाइप की हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छी सी राइटिंग में नहीं लिखे तो उसको जब समाचार वाचन कर रहे हैं तो उसको शब्द समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है ये। तो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। टाइप्ड मतलब टाइप की हुई होनी चाहिए, हस्तलिखित ना होकर टाइप्ड होनी चाहिए। और उसमें दूसरी बात ये बता रहे कि कम से कम ट्रिपल स्पेस होना चाहिए। ट्रिपल स्पेस से अर्थ है ट्रिपल यानी कि 3 गुना। जब भी हम रेडियो समाचार लिखते हैं तो उसमें 3 गुना स्पेस रखना चाहिए। आप समझ रहे हो, जैसे हम कई बार कहते हैं लाइन छोड़कर लिखे छोटे बच्चों को, ताकि वो साफ साफ लिख पाए और पढ़ने वाला भी समझ पाए। यहाँ पर उसी स्पेस की बात हो रही है, 3 गुना स्पेस रखना चाहिए, ताकि जो समाचार वाचक या समाचार वाचिका है उसको किसी प्रकार की समझने में दुविधा ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा और खुला खुला लिखा होना चाहिए। तीसरा है, जो समाचार लेखन है उसके पास उसके दोनों तरफ हाशिया होना चाहिए।
कि बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक नहीं, हाशिया होना चाहिए दोनों तरफ। और जो लाइन है उसके अंत में कोई अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा ना, कोई शब्द पूरा नहीं आता तो आधा उधर लिख दिया और हाइफन डाल के आधा इधर लिख देते हैं, तो वो अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए लाइन के अंत में। लाइन के अंत में, ताकि समाचार पढ़ते वक्त किसी तरह की बाधा ना आए उसको, तो पूरा शब्द होना चाहिए, अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए। और इसी तरह पेज के अंत में भी कोई अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब समाचार वाचक या वाचिका पढ़ रहा है तो अंत में अगर अधूरा शब्द होगा तो कई बार गलत पढ़ जाएगा उसको और वो प्रसारण में ही आ जाएगा। तो लाइन के अंत में या पेज के अंत में कोई भी अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए। अगला है चौथा, कठिन और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार जटिल शब्द होते हैं, उनके उच्चारण में कई बार गलत उच्चारण हो जाता है या उसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो वो प्रवाहमयता नहीं रह पाती है। समाचार वाचक जिस प्रवाह से उसको पढ़ रहा है और कठिन या जटिल शब्द अगर आ गए बीच में तो वो प्रवाहमयता नहीं बन पाती। तो कठिन और संक्षिप्त शब्दों का लगभग प्रयोग ना हो तो अच्छा है। हाँ, कोई प्रसिद्ध संक्षिप्त शब्द होते हैं जिसको सभी समझते हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे यूजीसी, सब पता है, यूजीसी और यूएनओ सबको पता है इन शब्दों के बारे में। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनका वो श्रोता नहीं समझ पाते, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता फिर। तो हमें कठिन और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेडियो समाचार की बात हो रही, क्योंकि एक श्रव्य माध्यम है, हम इसको सुन रहे हैं। कई बार सुनते सुनते हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह दिया समाचार वाचक ने, और वो समाचार फिर हमारा पूरा ही समझ नहीं पाते। उसके बाद अगला है हमारा पांचवी क्या विशेषता है कि जिस तरह प्रतिशत है या डॉलर का साइन है, इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करना चाहिए समाचार लेखन में, क्योंकि कई बार वो हो सकता है ये डॉलर साइन है उसको कुछ और समझ जाए। तो चिन्ह ना करके प्रत्यक्ष शब्द लिख देना चाहिए, जैसे प्रतिशत, डॉलर, तो ये चिन्ह के बजाय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो समाचार वाचक है वो प्रवाह के साथ उसका उच्चारण कर सके। उसके बाद हमारा अगला है, जो हमारे समाचार लेखन में गिनती होती है, संख्या होती है, उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह 1 से 10 तक की जो संख्या है उसको शब्दों में ही लिखना चाहिए। मान लो हम 1 लिख रहे हैं तो 1 है 1 शब्दों में लिखना चाहिए। 2 देखो ओ की मात्रा 2, मतलब 1 से 10 तक की संख्या है वो शब्दों में लिखनी चाहिए। हाँ, 11 से 999 तक की जो संख्या वो अंकों में लिख सकते हैं, उनको पढ़ने में कोई दुविधा नहीं हो सकती। उसके बाद की जो बड़ी संख्याएं हैं, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख, करोड़, ये जो भी संख्या है वो कभी भी अंकों में नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि उनको ये जाहिर है कभी भी उसको पढ़ने में थोड़ी सी भी अगर गलती होगी तो वो प्रसारण में आ जाएगी और वो गलती पकड़ी जाएगी, गलत संदेश जाएगा कि गलत संख्या बताई गई है समाचारों में। तो इसलिए 1000 से ऊपर की संख्या है वो हमेशा शब्दों में लिखनी चाहिए। उसके बाद अगला है हमारी जो दशमलव है उनका प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दशमलव का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। दशमलव का प्रयोग करने के बजाय हमें उसका जो नजदीकी पूर्णांक है उसका प्रयोग करना चाहिए, वो लिख देना चाहिए। मान लीजिए 6.6 है तो उसको 6.6 ना लिख के 7 लिख दीजिए, तो जो समाचार वाचक है उसके मन में भी किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी और एक स्पष्ट समाचार श्रोताओं तक पहुंच पाए। उसके बाद 8वां हमारा है पॉइंट है, आंकड़ों व संख्याओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। कारण क्योंकि एक जो रेडियो है वो श्रव्य माध्यम है। रेडियो कभी भी एक स्थान पर बैठकर नहीं सुनते हैं। रेडियो सुनते वक्त हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी से बात भी हो जाती है, इधर उधर ध्यान भी हो जाता है, तो जो आंकड़े और संख्या है वो सुन नहीं पाते ध्यान से, तो इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अंतिम पॉइंट है, कभी भी रेडियो समाचार की शुरुआत किसी संख्या से नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए 1,10,000 ये करके और फिर समाचार का इतने ये किए गए, तो वो बहुत गड़बड़ कर जाती है। हमें कभी भी संख्या के साथ रेडियो समाचार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बेटा थे रेडियो समाचार, रेडियो माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में जो हमारा दूसरा माध्यम था रेडियो माध्यम। रेडियो माध्यम किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया 4 प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं चारों का एक ही उत्तर है।
आपके पास कुछ भी आ जाए, रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें, विशेषताएं, सावधानियां या ध्यान रखने योग्य बातें, सभी का एक उत्तर आपको समझ में, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इस प्रकार हमारा ये रेडियो माध्यम पूरा होता है। और इसके बाद हम करेंगे अब टेलीविजन के बारे में। इसी तरह है टेलीविजन। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि रेडियो और टेलीविजन दोनों की विशेषताएं लगभग एक जैसी है। अंतर सिर्फ ये है कि जो रेडियो है वो श्रव्य माध्यम है, उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, और जो टेलीविजन है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी कि श्रव्य के सुनने के साथ साथ उसको हम देख भी सकते हैं। तो वो उससे थोड़ा सा और अधिक प्रभावित हो गया। रेडियो में तो हम सिर्फ सुन रहे हैं कहीं भी, लेकिन उसी का एक अंतर क्या होगा, रेडियो को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए भी सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविजन के लिए तो हमें एक ही जगह पर बैठना पड़ेगा, एक ही जगह पर ठहर कर टेलीविजन देखना पड़ेगा। तो ये लगभग दोनों एक जैसे हैं। विशेषताएं जैसे मैंने रेडियो की बताई थी वही टेलीविजन की है। आप वही विशेषताएं टेलीविजन के लिए लिख लेंगे कि इसके मतलब सभी वर्ग इसको देखता है टेलीविजन को। जिस प्रकार प्रिंट माध्यम को सिर्फ शिक्षित वर्ग का वो था माध्यम, और ये शिक्षित, अशिक्षित, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, हर वर्ग टेलीविजन को देखता है, टेलीविजन को पसंद करता है। तो टेलीविजन बहुत ही अधिक प्रभावित माध्यम है, ये भी एक सशक्त माध्यम है। इसके भी समाचार लेखन के लिए अनेक बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बेटा, जो रेडियो की विशेषताएं है वही टेलीविजन की विशेषताएं है, तो इसलिए आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको रेडियो और टेलीविजन में एक अंतर बताना है कि रेडियो श्रव्य माध्यम है और टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है। विशेषताएं एक जैसी है, एक की याद होगी तो दोनों के साथ वो लागू होती है। अब वही बात, वही प्रश्न जो हमने रेडियो में किया था वही टेलीविजन के साथ भी बनते हैं। टेलीविजन के साथ एक तो टेलीविजन किसे कहते हैं, टेलीविजन माध्यम क्या है, इसकी क्या महत्व है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद एक प्रश्न बन सकता है, टेलीविजन समाचार की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली वही बात होगी, कैसे लिखना चाहिए, भाषा शैली वही हो ना। दूसरा, टेलीविजन समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए, या फिर टेलीविजन समाचार लेखन के लिए हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। या फिर आपका प्रश्न बन सकता है, टेलीविजन समाचार लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। ये किसी भी रूप में आपको प्रश्न आए, उत्तर आपका ये एक ही है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने रेडियो को बताया था वैसे ही मैंने इसके भी पॉइंट बना दिए। आप अगर जो ये मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं इन्हीं पॉइंटों को लिख लें मेरी वीडियो के माध्यम से, और जो मैं एक एक पॉइंट के बारे में समझा रही हूँ वो समझ ले, तो आपके 6 नंबर पूरे हैं। नंबर कटने का सवाल ही नहीं बनता। जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया इन्हीं को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और जो मैं इनके बारे में बता रही हूँ इनका वर्णन कर रही हूँ उनको भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने समझाया उन्हीं को आप लिख लीजिए, तो आपका प्रश्न बिल्कुल तैयार है 6 नंबर का। तो आइए शुरू करते हैं। टेलीविजन समाचार की भाषा शैली, ये विशेषताएं, ये सावधानियां, ये ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ भी आप मानिए, प्रश्न कोई भी हो, उत्तर हमारा ये एक ही बनता है। सबसे पहला पॉइंट तो हम बताएंगे, जो टेलीविजन के दर्शक होते हैं वो सभी वर्गों के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, अनपढ़, गांव के, शहर के, सभी वर्गों के जो होते हैं दर्शक वो टेलीविजन देखते हैं। इसलिए टेलीविजन के जो समाचार है उनकी भाषा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टेलीविजन समाचार की भाषा बहुत ही सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए, ताकि आसानी से सबको समझ में आ सके। अब मजदूर वर्ग भी अगर समाचार देख रहा है टेलीविजन में, तो उसको भी वो समझ में आना चाहिए कि समाचार में क्या बताया गया। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, सहज और सरल, जो आम बोलचाल के शब्द हों, उस तरह के शब्दों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। दूसरा है हमारा, टेलीविजन समाचार के जो वाक्य हैं वो छोटे छोटे, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए। बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। जिस तरह हम प्रिंट माध्यम में है वो संयुक्त वाक्य भी होते हैं, मिश्र वाक्य भी होते हैं। ऐसे वाक्यों का प्रयोग रेडियो टेलीविजन समाचार में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शक जो देख रहा है वो खाली एक टेलीविजन थोड़ी देख रहा है, उसका कुछ और भी, कहीं और भी ध्यान है। तो वाक्य छोटे छोटे
सीधे और स्पष्ट होने चाहिए ताकि वो तुरंत समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात हो रही है। तीसरा पॉइंट है भाषा में प्रवाहमयता और लयात्मकता होनी चाहिए। अब रेडियो का जो हम समाचार प्रसारण को सुन रहे हैं और इसको तो देख भी रहे हैं, टेलीविजन को, तो प्रवाहमयता होनी चाहिए। प्रवाह के साथ कहीं अटके ना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें कि बोलते बोलते उसकी लय बदल जाए। लयात्मकता होनी चाहिए, कहीं अटकना नहीं चाहिए समाचार वाचक को। चौथा पॉइंट हमारा, जो भाषा जो टेलीविजन के जो समाचार लिखे जाते हैं उनमें कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग करने से बचना चाहिए, जैसे तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लेखन में हमें बखूबी समझ में आते हैं, प्रिंट माध्यम में हम इनको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन जब हम रेडियो में सुन रहे हैं या टेलीविजन पर हम देख और सुन रहे हैं तब इन शब्दों का प्रयोग ना करके हमें बहुत ही सरल और स्पष्ट कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, और, लेकिन या फिर या शब्द का प्रयोग करना चाहिए जो आसानी से हमारे समझ में आ जाते हैं। अगला पांचवा है संदेह युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, तो उसको अर्थ को ग्रहण करने में श्रोता या दर्शक वो कई बार समझ नहीं पाता, उसका अर्थ सही से ग्रहण नहीं कर पाता। तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जिनका अर्थ ग्रहण करने में जो दर्शक है उसको समस्या हो। जैसे कल शब्द है, अब कल आने वाला कल भी हो सकता है या जो बीत गया वो भी हो सकता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करके स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसको सुनते ही दर्शक वो समझ जाए वो किसकी बात कर रहे हैं। अगला हमारा छठा पॉइंट है कि जिस प्रकार प्रिंट माध्यम में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, धड़ल्ले से उनका प्रयोग किया जाता है, उनके बिना तो वो पूरा ही नहीं होता। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखी हुई, उपरोक्त जो ऊपर बताया गया। इन शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है प्रिंट माध्यम से, लेकिन जो टेलीविजन के समाचार है इनमें इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा, कई बार क्या है विशेषण, सामसिक और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें इन शब्दों का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। गैर जरूरी जिनकी जरूरत ना हो, हमें ऐसे विशेषण शब्दों की जरूरत ही नहीं है, उनका इस्तेमाल ही ना करें, हम सीधे सपाट बात करें। प्रिंट में, लेखन में इनका बहुत अधिक महत्व होता है, विशेषण शब्दों का, तत्सम शब्दों का इनका बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन टेलीविजन के समाचार में इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। हाँ, कर लेना चाहिए जहाँ पर बहुत अधिक आवश्यकता हो, जिसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा हो, वहां पर तो हमें करना चाहिए, लेकिन जरूरत ना हो तो इनका इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। आठवां पॉइंट है मुहावरों का भी प्रयोग हमें आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, बहुत अधिक मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेखन में, प्रिंट माध्यम में तो इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, मुहावरों के द्वारा बात को स्पष्ट किया जाता है। तो समाचार, जो टेलीविजन के समाचार है, इनमें मुहावरों का प्रयोग जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए, बहुत अधिक जरूरत हो तभी मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा 9वां पॉइंट बनेगा कि जो हम टेलीविजन के समाचार हैं, मैं पहले ही बता चुकी, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, सहज होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। वही बात बार बार दोहराई जा रही है कि एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा वाक्य संयुक्त वाक्य बना दिया, कोई मिश्र वाक्य बना दिया, उसमें 2-3 बातें जुड़ गई, ऐसा वाक्य नहीं बनाना चाहिए। जो टेलीविजन समाचार लेखन है उसमें एक वाक्य में एक ही बात बतानी चाहिए, क्योंकि वाक्य हम छोटे छोटे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक वाक्य में 2 या 3 बातों का वर्णन करना जरूरी नहीं है। वाक्य ऐसे हो कि वो सहज और सरल होने चाहिए, ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं हो जो शिथिलता लाए, बोझिलपन आ जाता है। ऐसे वाक्यों को देख के ज्यादा जो जटिल संयुक्त या मिश्र वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो दर्शक थोड़ा सा बोझिल हो जाता है, वो उसको उसमें इतना आनंद नहीं आता। अगला है, हमें टेलीविजन समाचार में प्रचलित और प्रसिद्ध शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो जिसको सब समझते हैं, जो सब जानते हैं ऐसे शब्दों का। तो ज्यादा हमें जो साहित्यिक शब्द है उनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। जैसे देखिए, क्रय विक्रय शब्द है, तो क्रय विक्रय को तो सभी वैसे तो जानते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मजदूर वर्ग हो सकता है वो ना भी समझ पाए, तो क्रय विक्रय शब्द की जगह हमें खरीद बिक्री शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। सब समझ जाते हैं खरीद बिक्री की बात हो रही है। इसी तरह जैसे स्थानांतरण शब्द है,
इसमें शब्द स्थानांतरण का इस्तेमाल ना करके तबादला अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा प्रभावकारी रहता है। तो इस प्रकार अंतिम हमारा जो पॉइंट बनता है, हमें समाचार लेखन में, टेलीविजन समाचार लेखन में बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो बेटा ये तो हो गया हमारा टेलीविजन माध्यम क्या है, इसका क्या महत्व है और इसकी विशेषताएं, सावधानियां, ये इसकी मूल बातें जो भी है वो सारा 4 प्रश्नों का एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया। बहुत ही आसान। आप सब रेडियो सुनते हैं, आप सब टेलीविजन देखते हैं, आपको सबको पता है, आपने समाचार भी सुने हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और आपका उत्तर बहुत ही आसान हो जाएगा। रट्टा मारने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ बेटा, मैंने जो ये पॉइंट बनाए हैं आप एज इट इज पॉइंट्स लिख लीजिए कॉपी में, और जो मैं इनका वर्णन कर रही हूँ उनको समझ लीजिए। उसी तरह आप अगर कॉपी में लिख लेंगे मुझे सुन के, तो भी आपको ये जो उत्तर है इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इसको बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो इस प्रकार आज हमारा हो गया विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में रेडियो और टेलीविजन माध्यम हो गया। 3 माध्यम हमारे हो गए, क्योंकि प्रिंट माध्यम में आपको पहले ही करवा चुकी। तो बेटे ये तो था आज हमारी 12वीं कक्षा की जो अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक है उसका पाठ 1 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में। आज हमने किया था टेलीविजन और रेडियो माध्यम। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरा चैनल हमारी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।